एफ एंड स्मॉल एफ, ठीक है। कैपिटल एफ क्या है, फोर्स अप्लाइड, और स्मॉल एफ क्या है, फ्रिक्शन। तो मैंने एग्जांपल लिए थे, ब्लॉक लिए थे 4 ब्लॉक, ये सेम ब्लॉक है, मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। तो पहले मैंने लिया था नो फोर्स अप्लाइड, तो नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स भी 0 ही होगा। सपोज आपने फोर्स को थोड़ा सा इंक्रीज किया, तो फ्रिक्शन भी क्या करता है, अपने आप को इंक्रीज करता है सेम प्रोपोर्शन में, और इसको कैंसिल कर देता है। आपने सोचा मैं फोर्स को थोड़ा और बढ़ा लेता हूं, ठीक है, फ्रिक्शन ने भी क्या किया, अपने आप को सेम प्रोपोर्शन में और ज्यादा इंक्रीज किया, फिर से कैंसिल कर दिया। आपने फोर्स को और ज्यादा इंक्रीज किया, आपको मूव करना है ऑब्जेक्ट को, तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या करता है, अपने आप को और ज्यादा इंक्रीज करता है और वो मैक्सिमम पे आ जाता है, मैक्सिमम। उस मैक्सिमम वैल्यू को बोलते हैं एफएस, स्टैटिक लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग। नाउ ऑब्जेक्ट इज जस्ट गोइंग टू स्लाइड, बस स्लाइड करने वाला है। इसका मतलब क्या होता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये अपने आप को चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल फोर्स, ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। अच्छा, मैं ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, जस्ट वेट। सपोज कर लो कि अगर मैं कोई ब्लॉक, हाँ मैं ग्राफ बनाउट करता हूँ, लेट्स से यहां पे मैं लेता हूं अप्लाइड फोर्स, और यहां पे मैं लेता हूं फ्रिक्शनल फोर्स। तो होता क्या, पहले ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। आप कहेंगे स्ट्रेट लाइन मतलब, बिल्कुल सिंपल है, अगर अपने 0 अप्लाई किया अप्लाइड फोर्स तो फ्रिक्शन भी 0 रहेगा, ठीक है। आपने अगर 2 न्यूटन अप्लाई किया तो फ्रिक्शन भी अपने आप को 2 न्यूटन अप्लाई करेगा, कैंसिल कर देगा। आपने सोचा मैं 4 अप्लाई करता हूं, तो फ्रिक्शन भी बहुत क्लेवर है, वो अपने आप को 4 अप्लाई करेगा, कैंसिल कर देगा। फिर आपने सोचा मैं और ज्यादा अप्लाई करता हूँ, लेट मी अप्लाई 6, तो वो भी 6 अप्लाई करेगा और वो मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 6। इसका मतलब ये डायग्राम क्या शो कर रहा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करता रहता है अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल कंडीशन। वो यहां पर आ गया था, पहले ग्राफ कैसा आ रहा था, हियर, फिर इधर, फिर यहां पर। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज 6। तो अब आपको समझ में आया कि स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, ये बात क्लियर हुआ? Everybody got it ना, स्टैटिक फ्रिक्शन? यस सर। अच्छा, अब आते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ऑब्जेक्ट इज मूविंग, मूव करता है, ठीक है। अब मूव करने में फिर 2 तरीके से हो सकता है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से भी मूव कर सकता है, और वो एक्सेलरेशन से भी मूव कर सकता है। तो इन दोनों केसेस में काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। सीयर okay, let's say it is moving with constant velocity, means acceleration is 0, or you can say force is 0, or you can say net force is 0. नो, आप कंटिन्यूस फोर्स अप्लाई करते जा रहे हैं, तो यहां पर जो फ्रिक्शन आएगा वो कौन सा फ्रिक्शन आएगा, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, ठीक है। और ऑफकोर्स ये दोनों इक्वली होते हैं, इक्वल होते हैं। और यहां पे भी अगर एक्सेलरेशन कर रहा है तो भी आपका काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा,
अगर एक्सेलरेशन हो रहा है देन अगेन यहां पर भी कौन सा फोर्स आ जाएगा, F फोर्स अप्लाइड, और यहां पर आ जाएगा दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कब होता है, जब ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ऑब्जेक्ट मोशन में है, कहने का मतलब ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, ठीक है। लेकिन फर्क क्या है काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन में, फर्क क्या है? देखो स्टैटिक फ्रिक्शन तो सेल्फ एडजस्टिंग था, अपने आप को एडजस्ट करता था। जैसे ही ऑब्जेक्ट नो ऑब्जेक्ट इज जस्ट गोइंग टू स्टार्ट, ऑब्जेक्ट नो जस्ट गोइंग टू स्टार्ट हो गया, जैसे ही स्टार्ट होगा स्टैटिक फ्रिक्शन गायब हो जाएगा, उसकी जगह पे आ जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। और ग्राफ ऑलमोस्ट इस तरह से आ जाएगा लाइक दिस वे। तो आपने देखा ये जो था ये किसके लिए था, ये काइनेटिक फ्रिक्शन का था, ये स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट इज जस्ट गोइंग टू स्लाइड, उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सरफेस। हाँ, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को चेंज करता रहता है, वो 0 से एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है। जैसे ही वो मूव करना स्टार्ट करेगा एकदम से काइनेटिक आ जाएगा। काइनेटिक हमेशा स्टैटिक से क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है, मैक्सिमम एक्चुअली ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ये जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो उसके बाद जो है काइनेटिक स्टार्ट हो जाता है। तो आर यू गेटिंग द ग्राफ, ग्राफ समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब क्या है कि आप 2 अप्लाई करेंगे, वो 2 अप्लाई करेगा, लेकिन एक लिमिट तक, उसके बाद वो बैलेंस रोक नहीं पाएगा। नो ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू स्लाइड, ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू स्लाइड, स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम होता है। नोट ऑन दिस वन। ये डायग्राम कर लिए थे ना ऊपर वाले? यस सर। हाँ, स्टैटिक वाला काइनेटिक वाला कर लो डायग्राम। ये ग्राफ वाला हाँ, ग्राफ पार्ट प्लॉट, फिर से समझाए ना आपको। हाँ ग्राफ प्लॉट कॉपी कर लीजिए। एक्सप्लेन करूँ क्या, समझ में आया क्या? नहीं सर, एक्सप्लेन की। हाँ, दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो समझा रहा हूँ। जैसे तुम्हें किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना है, ठीक है, तो आपने फोर्स अप्लाई किया 0, तो इधर फ्रिक्शन भी 0 रहेगा। फ्रिक्शन y पे लिया है और अप्लाइड फोर्स x पे लिया है। सपोज आपने 2 अप्लाई किया तो फ्रिक्शन भी 2 अप्लाई करेगा, न्यूटन और कैंसिल कर देगा, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। आप फोर्स को बढ़ाओगे तो वो भी अपने आप को बढ़ाएगा, कैंसिल कर देगा। आप और बढ़ाओगे वो और बढ़ाएगा और मैक्सिमम पे आ जाएगा। अब आप नो ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू स्लाइड, इसका मतलब ये क्या बता रहा है कि यहां से लेकर यहां तक स्टैटिक फ्रिक्शन था, लेकिन 6 क्या उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। जैसी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी नाउ इट इज गोइंग टू स्लाइड। देखो क्या होता है कि जैसे कोई बड़ा बॉक्स है, तुमने उसको पहले धीरे से पुश किया,
वो नहीं मूव कर रहा है, तुमने और ज्यादा धक्का दिया, मूव नहीं कर रहा, और ज्यादा धक्का दिया, तो जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे अल्टीमेटली एक टाइम होगा कि फ्रिक्शन अपने आप को रोक नहीं पाएगा, नो ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू स्लाइड। पर जैसे ही वो मूव करना स्टार्ट करेगा तो एकदम से स्टैटिक गायब होके कौन सा आ जाएगा, काइनेटिक आ जाएगा। काइनेटिक जो है वो स्टैटिक से थोड़ा सा कम होता है, यहाँ पे आ जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इससे पहले स्टैटिक था, लेकिन स्टैटिक क्या था, वो 0 से लेके 2, 2, 4, 6 ऐसे जा सकता है, मैक्सिमम वैल्यू है 6। लेकिन काइनेटिक देखो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, काइनेटिक इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0 से लेके मैक्सिमम तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, जबकि काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कांस्टेंट रहता है। इज इट क्लियर? तो उसकी वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, तो समझाने के लिए बताया था हमने। तो यहां से यहां तक जैसी ये, इससे पहले ध्यान देखो, ओके, इसके पहले जो रीजन है वो क्या है, स्टैटिक है, नॉट मूविंग। इसके बाद का जो रीजन है वो डायनामिक है, इट इज मूविंग। स्टैटिक एंड डायनामिक, डायनामिक मतलब मूव कर रहा हो। कहने का मतलब स्टैटिक मतलब नॉट मूविंग, अब डायनामिक मतलब वो मूव कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, इट इज जस्ट गोइंग टू स्लाइड, जस्ट गोइंग टू मूव, जस्ट गोइंग टू स्लाइड। ग्राफ कॉपी करो, ग्राफ इंपॉर्टेंट। काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये जो है वो काइनेटिक का पार्ट है और एकदम से कम होता है। ये वाला जो पार्ट ब्लू वाला है स्टैटिक का पार्ट है, काइनेटिक। तो स्टैटिक जो है वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है, अपने आप को एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल फोर्स। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को सपोज कर लो कि आपको लिफ्ट करना हो या किसी ऑब्जेक्ट को रखना हो नीचे, तो क्या आप अपना मैक्सिमम पूरी सारी एनर्जी लगा देते हो? नहीं, जब आपको जरूरत होगी तभी करोगे ना। तो इसलिए स्टैटिक भी वैसे ही, जब तक उसको जरूरत नहीं पड़ेगी वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू अप्लाई नहीं करता। अब जैसे आप लोग भी किसी ऑब्जेक्ट को उठाते हो, लिफ्ट करते हो, तो देख के फोर्स, अगर सपोज को पेन या पेंसिल उठाना है तो आप थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करते हो। कोई बॉक्स उठाना है थोड़ा ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे, कोई हैवी ऑब्जेक्ट उठाना है तो और ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे। उसी तरह स्टैटिक भी होता है, अगर एक्सटर्नल फोर्स कम है तो वो भी छोटा करके उसको कैंसिल कर देता है, लेकिन जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते जाओगे वो भी बढ़ेगा, लेकिन उसकी एक लिमिट है अपने आप को मैक्सिमम तक ले जाने की, उसके ऊपर वो नहीं जा पाता। हो गया? Done, sir. अच्छा, न्यूमेरिकल करते समय याद रखना,
न्यूमेरिकल करते समय याद रखिएगा क्या, जस्ट गोइंग टू स्लाइड, जस्ट स्लाइड करने वाला, ऑब्जेक्ट इज जस्ट गोइंग टू स्लाइड। तो अप्लाइड फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू दोनों इक्वल होता है, दोनों इक्वल होता है। वेलोसिटी जस्ट गोइंग टू स्लाइड, जस्ट स्लाइड करने वाला है। तो न्यूमेरिकल पर्पस के लिए एफ को एफ एस के इक्वल ले लेना, फर्स्ट थिंग। सेकंड, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, देन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अगेन द सेम थिंग, हाफ फोर्स अप्लाई कर रहा है, यहां पे होगा काइनेटिक फ्रिक्शन के, इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट का मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन इज जीरो, तो फोर्स इज जीरो। तो इसका मतलब राइट, ये दोनों भी इक्वल होंगे, इसका मतलब अप्लाइड फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन के इक्वल होगा, और यहां पे भी सेम थिंग है, दोनों इक्वल है। एफ मतलब अप्लाइड फोर्स। अच्छा, अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है तब क्या करेंगे? आप कहेंगे सर अगर एक्सेलरेट कर रहा है वो, देन ऑब्जेक्ट moving with acceleration, moving with acceleration, तब क्या करेंगे आप कहेंगे फिर सर मैं क्या करूंगा, फिर अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है, आगे जा रहा है विद एक्सेलरेशन, नहीं मास क्या है m, और आगे लग रहा है फोर्स F, और पीछे लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। तो उस तरह की इक्वेशन लिख लेना, क्या राइट की तरफ जा रहा है तो कौन सा फोर्स जनरेटिंग होगा, F। तो कैसे लिखेंगे, F माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और F जो राइट तरफ जा रहा है वो फोर्स डोमिनेटिंग है, F माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर इस तरह से करना पड़ेगा हम लोग। आर यू गेटिंग? तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल करते समय ध्यान रखना, कवर इन दिस वन, सो आपको न्यूमेरिकल का आइडिया लग जाएगा। तो F माइनस एफ के इज इक्वल, तो सब में अलग अलग चीजें यूज करेंगे। इसमें क्या है, जस्ट गोइंग टू स्लाइड, तो देख लेना प्रॉब्लम कैसा है।
Yes, sir. या अच्छा, आपको याद है हमने बहुत पहले एक फोर्स पढ़ा था, जो लोगों ने अटेंड किया होगा उन्हें जरूर मालूम होगा, नॉर्मल फोर्स। आप कहेंगे सर वो उस चैप्टर की बात है, यहाँ पे क्यों ला रहे हैं? जरूरी है। बहुत पहले हमने एक फोर्स पढ़ा था, नॉर्मल फोर्स। बहुत पहले हमने नॉर्मल फोर्स पढ़ा था। क्या पढ़ा था? सीयर, याद करो, हमने पढ़ा हुआ है। ये कोई वॉल है, ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ये इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। सो हमने बताया था नॉर्मल फोर्स क्या होता है। जब दो बॉडीज कांटेक्ट में होते हैं, दोनों एक दूसरे पे नॉर्मल फोर्स अप्लाई करते हैं, यहाँ पर वेट नीचे की तरफ लगता है। तो यहाँ पे हमने बताया था कि नॉर्मल फोर्स जो होता है वो वेट के इक्वल होता है, N इज इक्वल टू mg। ये कर चुके हैं फोर्स के चैप्टर में, याद आया? ने किया हुआ था, तो याद आ रहा है आप लोग को? नॉर्मल फोर्स हमने किया था, Yes, ये sir. मास है में। तो इसको हम लोग ब्रेक करते थे तो इधर आता था mg साइन थीटा, इधर आता था mg, और इधर आता था mg cos थीटा, mg cos थीटा। नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स किसके इक्वल था? नॉर्मल फोर्स किसके अपोजिट आ रहा है? mg cos थीटा के। फिर एक डायग्राम और बताया था, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे है और आप उसको प्रेस कर रहे हैं, इसको वॉल को अगेंस्ट इट, तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स डेवलप होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। यहाँ पे हमने क्या बोला था? N इज इक्वल F के बराबर होगा। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे नॉर्मल फोर्स वेट के इक्वल होता है, इंक्लाइंड सरफेस पे नॉर्मल फोर्स mg cos थीटा होता है, वर्टिकल सरफेस पे नॉर्मल फोर्स अप्लाइड फोर्स होता है। तो आप कहेंगे ये क्यों बता रहे हैं? एक्चुअली हमारा जो फ्रिक्शन है ना, एक्चुअली वो नॉर्मल फोर्स पर डिपेंड करता है। ये बहुत पहले मैंने पढ़ा था, चैप्टर 4 से पढ़ा था। अगर किसी का पुराने नोट्स होंगे तो देख सकते हैं फोर्स के चैप्टर के। तो ध्यान सुनो, जैसे ये लॉ, पहले मैं कंप्लीट करता हूं। लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये नॉर्मल फोर्स थोड़ा साइड में कहीं कॉपी कर लेना। ये पहले पढ़ चुके हैं हमने। किस चैप्टर में पढ़ा था? लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था। तो अगेन कॉपी कर लो, अभी जरूरत पड़ेगी हमको फिर से दोबारा। मेरे नोट्स देख लीजिएगा, लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था हम लोग ने।
नॉर्मल फोर्स याद रखना, ऊपर वाला ये चार्ट याद रखना न्यूमेरिकल करते समय। अभी मैं न्यूमेरिकल करके बताता हूँ कैसे करेंगे। नॉर्मल फोर्स कॉपी कर लेना, मुझे बता देना, मैं प्रोसीड करूंगा फिर। Yes, sir. हाँ ओके। नाउ अब स्टैटिक, आप कहेंगे ये नॉर्मल फोर्स क्यों पढ़ा है, तो ध्यान सुनो। लॉ क्या है? लॉ मतलब डायरेक्ट दिया गया कि लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग मतलब मैक्सिमम वैल्यू, लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन is directly proportional to normal force, directly proportional to law है, याद रखना, proportional to normal force, वो normal force के proportional होगा। इसका मतलब Fs is directly proportional to normal force, n मतलब normal force। limiting force of static friction Fs क्या है? limiting force of limiting force of static friction, force of static friction, और n क्या है? नॉर्मल फोर्स। ठीक है, एन क्या है? नॉर्मल फोर्स, एफ एस। तो ये दोनों एक दूसरे के टाइप की प्रपोज। नॉर्मल फोर्स कहां से निकालोगे न्यूमेरिकल में? ये न्यूमेरिकल में ऊपर से निकाल लोगे। एन इज इक्वल एम जी भी हो सकता है, एन इज इक्वल एफ भी हो सकता है, अप्लाइड फोर्स एन एम जी कॉस थीटा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द डायग्राम। ठीक है, जैसा केस होगा वैसा। प्रोपोर्शनल का साइन जाता है और गेट अ कांस्टेंट, कांस्टेंट आता है म्यू, म्यू एस। म्यू एस को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ, म्यू एस को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, where mu is called coefficient of static friction। और नॉर्मल फोर्स तुम देख लोगे अपने से कैसे किया गया है, जैसे हमने ऊपर भी किया था दैट वन। कोई भी वैल्यू ले सकते हो नॉर्मल फोर्स की, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, नो यूनिट एंड डायमेंशन, इसका कोई यूनिट एंड डायमेंशन नहीं होता है। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट, इस पे डिपेंड करता है ये वैल्यू एफ एस। तो ये हमारा हो गया लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कॉपी कर लो। नॉर्मल फोर्स ध्यान रखना कैसे कैलकुलेट करेंगे।
डन सर। फिर जैसे स्टैटिक है वैसे काइनेटिक भी है कि काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स। सब नॉर्मल फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए नॉर्मल फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्योंकि जब तक नॉर्मल नहीं मिल पाएगा आपको फ्रिक्शन नहीं मिल पाएगा। क्यों? आप कहेंगे फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन नॉर्मल फोर्स पे डिपेंड करता है। तो पहले आपको नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही फ्रिक्शन मिल पाएगा आपको। ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स। तो काइनेटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स। प्रोपोर्शनल का साइन जाएगा बेटा कांस्टेंट हियर अगेन, म्यू के। म्यू को बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, where mu k is coefficient of kinetic friction, coefficient of kinetic friction, no unit and dimension. डन सर। तो सब नॉर्मल फोर्स पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, और नॉर्मल फोर्स निकालने के मैं मेथड बताया आपको। ठीक है, चलिए कर लीजिए इसको। एक लास्ट आता है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन भी वैसे ही है कि रोलिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स, is directly proportional to rolling friction is directly proportional to normal force, mu r into n, rolling friction। सबका फॉर्मूला एक जैसा ही है, बस नॉर्मल फोर्स चाहिए। रोलिंग फ्रिक्शन, तो तीनों ही फ्रिक्शन हो गए।
अच्छा 1 मिनट बाद लिंक चला जाएगा, तो आप सेम लिंक से ज्वाइन करके वापस आ जाइएगा, ठीक है। सर वो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? किसका बेटा? सर वो ग्रीक वर्ड म्यू। न्यू। अच्छा ये ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जो होता है, सबसे बड़ा जो होता है वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। वो ज्यादा, किसी चीज को मूव करना बहुत मुश्किल होता है, एक बार मूव कर जाता है तो प्रॉब्लम नहीं होता है। रिमेंबर, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा लीस्ट होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ज्यादा होता है, ये बात ध्यान रखना, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।